हाय, मेरा नाम सौम्य है। आप दास व्यूज़ देख रहे हैं। मेरे चैनल में मैं अपने व्यूज़ और ओपिनियन देता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, और कभी कभी मन करे तो इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके सामने रख लेता हूँ। 2 महीने बाद नवंबर में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। इस बार यूएस के इलेक्शंस में यूएस के रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से हमारे डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्शन का होप कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से जो बाइडेन कैंडिडेट हैं। यूएस के प्रेसिडेंट को 4 साल के 2 टर्म्स मिलते हैं, यानी एक टर्म में वो 4 साल उनका प्रेसिडेंशियल रूल रहता है। उसके बाद एक टर्म ख़त्म होने के बाद वो अपने आप को फिर से री नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर अनदर टर्म ऑफ 4 इयर्स। तो टोटल 8 साल कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट को टाटा बाय बाय सी यू कर दिया जाता है और एक नया आदमी को ढूंढा जाता है फॉर प्रेसिडेंट। तो अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि जो आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। तो इसी बात का चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ कि मेरे एनालिसिस में मुझे क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से री इलेक्ट होकर आएंगे या जो बाइडेन इस बार बाजी मार लेंगे। मैं कैसे एनालाइज करूँगा? मैं 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये एनालाइज करने वाला हूँ। मेरे पैरामीटर्स क्या क्या हैं? तो एक है मेरा इकोनॉमिक पैरामीटर, दूसरा है मेरा पैंडेमिक पैरामीटर, तीसरा है मेरा नैरेटिव पैरामीटर, फिर ऑपोजिशन पैरामीटर, और 5th में ग्राउंड रियलिटी। इन 5 पैरामीटर्स पे मैं बेस करूँगा मेरा एनालिसिस को, और अंत में आपको बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक पैरामीटर पे आते हैं, यानी ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिका ने इकोनॉमिकली कैसे परफॉर्म किया है। अब मैं ये जो नंबर्स बोलने जा रहा हूँ ये मैं पैंडेमिक के शुरू होने के पहले के नंबर्स हैं, यानी कि हम ले लेते हैं दिसंबर 2019 तक के नंबर से, क्योंकि पैंडेमिक में तो पूरा वर्ल्ड का वाट लग गया, तो वो नंबर्स लेना फिर ठीक नहीं रहेगा, इसलिए प्री पैंडेमिक नंबर्स में ले रहा हूँ। तो ये कुछ नंबर्स जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ये मैंने एक factcheck.org नाम के अमेरिकन वेबसाइट से ये नंबर्स लिया हुआ है। ये एक बहुत ही रेपुटेड वेबसाइट है और इसके डाटा को बहुत रिलायबल भी माना जाता है। तो इस वेबसाइट के अनुसार ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान इकोनॉमी में 6.7 मिलियन जॉब्स, यानी तकरीबन 67 लाख जॉब्स ऐड हुए हैं इन 4 सालों में। अनएम्प्लॉयमेंट 50 साल में सबसे कम रहा है। इकोनॉमी बढ़ी है, स्लो बढ़ी है लेकिन फिर भी बढ़ी है। 2.1% के रेट से इकोनॉमी बढ़ी है। स्टॉक मार्केट प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल हिट किए, और कॉरपोरेट प्रॉफिट्स यानी कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो 5.6% से बढ़ी है। होम ओनर्स, होम प्राइसेस बढ़ी और उसके साथ साथ होम बायर्स भी बढ़े हैं, यानी जो रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट का प्राइस भी बढ़ा, उसके साथ साथ रियल इस्टेट खरीदने वालों का भी नंबर में इंक्रीज़ हुआ है। हाउस होल्ड इनकम बढ़ा है, पॉवर्टी डिक्रीज़ हुआ है, और जो सैलरीज़ होते हैं, एक एवरेज अमेरिकन का सैलरीज़ होता है वो इन्फ्लेशन के एडजस्ट करने के बाद भी 2.5% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सब ट्रंप के लिए अच्छे नंबर्स हैं जो उनके प्रेसिडेंसी को बूस्ट करते हैं। और ये सब जो नंबर्स है ये एक एवरेज अमेरिकन या फिर एवरेज सिटीजन को ग्राउंड पे दिखाई देता है। अगर इकोनॉमी बढ़ती है, अगर सैलरी बढ़ती है, अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, हाउस होल्ड इनकम ग्रो कर रहा है, तो ये सब तो एवरेज अमेरिकन को दिखाई देगा, और यही चीज़ को वो फैक्टर में लेगा वोटिंग करते वक्त। तो ये था हमारा इकोनॉमिक पैरामीटर पे ट्रंप अंकल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अभी दूसरे पैरामीटर पे आते हैं जो है पैंडेमिक पैरामीटर। अब
ये बात तो हम बोल ही सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पैंडेमिक मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा है जितना हो सकता, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक वर्ल्ड का जो सुपर पावर है उनका जो पैंडेमिक रेस्पॉन्स रहेगा या पैंडेमिक मैनेजमेंट रहेगा वो जैसा रहेगा उतना अच्छा नहीं रहा है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के जो पार्टी हैं रिपब्लिकन पार्टी, उनके द्वारा एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि पैंडेमिक को वॉर के साथ कंपेयर किया गया है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, इसका फ़ायदा हिस्ट्री से लिया जा सकता है। अगर हम यूएस का हिस्ट्री में देखेंगे तो जितने भी वॉर टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, सारे प्रेसिडेंट जब वॉर के दौरान री इलेक्शन हुआ था, कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक डिफीट नहीं हुए हैं। उसका मतलब जितने भी प्रेसिडेंट थे जिनके टर्म के दौरान वॉर हुआ था और उन्हीं के टर्म के वॉर के दौरान उनका री इलेक्शन का बिड आया था, उस समय पे वो कभी भी अमेरिकन लोगों ने उन्हें हराया नहीं, उनको फिर से री इलेक्ट कर दिया था। ये एग्जाम्पल हम लेंगे अब्राहम लिंकन का, उसके बाद जॉर्ज बुश का, रूजवेल्ट का, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम, निक्सन का, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम का अगर देखेंगे, वो लोग सबको री इलेक्ट हुए थे, वॉर टाइम प्रेसिडेंट थे और री इलेक्ट भी हुए थे। तो ये जो फैक्टर है ये ट्रंप का प्रेसिडेंसी को बूस्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर हम ले रहे हैं ऑपोजिशन फैक्टर। तो ऑपोजिशन में, ट्रंप के ऑपोजिशन में कौन खड़े हैं? ट्रंप के ऑपोजिशन में हैं जो बाइडेन अंकल। जो बाइडेन अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक जाने माने नाम है। कैसे? क्योंकि वो बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो कोई नया नाम नहीं है, वो बहुत जाने पहचाने नाम है। लेकिन जो बाइडेन जो हैं उनको परसीव किया जा रहा है एज ए वीक कैंडिडेट। क्यों? उनके ओल्ड एज के वजह से। और ऐसे भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वो आजकल सब कुछ भूलने लगे हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अपना नाम भी बताने को भूल जाते हैं। ऐसा एक नैरेटिव किया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सच्ची में भूल रहे हैं, ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया है। और ये चीज़, ये छोटे छोटे नैरेटिव्स जो होते हैं ये पब्लिक के माइंड में बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे हमारे इंडिया में आप देखेंगे, एक राहुल गांधी के चारों ओर एक उन्होंने कुछ गलती किया था अपने पॉलिटिकल कैरियर के स्टार्टिंग में, तो उसके वजह से उनके चारों ओर एक नैरेटिव बन चुका है कि वो थोड़े बच्चे जैसे हैं या फिर मंदबुद्धि हैं। ऐसे नैरेटिव क्रिएट हो जाने से क्या है ना, वो पब्लिक के माइंड में परमानेंटली एच्ड होके रह जाता है। तो यही नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो बाइडेन की, कि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो चीज़ों को भूलने लगे हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर ये है ऑपोजिशन में कि जो बाइडेन ने जिसको अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है, यानी अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट होते हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो हैं एक अमेरिकन महिला कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस एक पॉलिटिशियन है और उनके पापा जो थे वो जमाइका से आए हुए थे और माँ जो थे वो इंडिया से आए हुए थे। तो कमला हैरिस के नॉमिनेशन से जो उनका पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो एक तीर से दो निशान मारने की चक्कर में है। क्या है? वो अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स और इंडियन अमेरिकन वोटर्स दोनों को साथ ले आना चाहता है। लेकिन क्या वो इस मुकाम में सक्सेसफुल होंगे? मुझे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जो कमला हैरिस हैं वो इंडियन अमेरिकन के फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं है। इंडियन अमेरिकन ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ इंडियन अमेरिकन रहेंगे जो डेमोक्रेटिक पार्टी को फॉलो करेंगे और कुछ रिपब्लिकन पार्टी को। तो जो कमला हैरिस जिस पार्टी से हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पार्टी के जो इंडियन अमेरिकन फॉलोअर्स हैं उनका फर्स्ट चॉइस अगर हम देखेंगे तो वो हैं तुलसी गाबड़। अब तुलसी गाबड़ इंडियन नहीं है, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को ग्रहण किया था, लेकिन फिर भी इंडियन अमेरिकन्स रिलेट मोर विथ तुलसी गाबड़ देन विथ कमला हैरिस। और दूसरे जो रिपब्लिकन पार्टी के जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं
निकी हेली को। निकी हेली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो अमेरिका की तरफ से यूएन में एम्बेसडर थे, अमेरिकाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। 2 साल रहे, 2016 से 18 रहे, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अभी वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन बट वेरी जाना माना पॉलिटिशियन। तो ये 2 आर लाइक मोर प्रिफर्ड चॉइसेस फॉर इंडियन अमेरिकन्स देन कमला हैरिस। तो इसीलिए मुझे पता नहीं कि इंडियन अमेरिकन्स इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी बात जानना ये है कि कमला हैरिस का प्रीवियसली पिछले 1 साल में अगर आप उनका प्रेस वो देखेंगे, उन्होंने जो भी प्रेस में बोला है या जो भी उनका स्टांस है वो थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट रहा है उनका। जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला था। तो ऐसे है जिससे इंडियंस के माइंड में थोड़ा सा उनके लिए कम प्यार है, ज़्यादा नहीं कम प्यार है। और सेकेंडली कमला हैरिस क्या अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं उनका वोट हासिल करने में सक्सेसफुल होंगे, वो भी बताया नहीं जा सकता है। क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन जो है अगर उनको एक महिला ही चुनना था तो उनके लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस। उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन तो मैं ये बोलूँगा कि जो बाराक ओबामा जी थे, उनके वाइफ हैं मिशेल ओबामा, वो उनके लिए पहला ऑप्शन होंगे। सेकंड ऑप्शन अगर मैं बोलूँगा तो ओपरा विनफ्री को भी वो इनके ऊपर रखेंगे, कमला हैरिस के ऊपर रखेंगे। तो कमला हैरिस उनके लिए भी टॉप ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा पेचीदा चीज़ है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस के अपॉइंटमेंट से एक तीर में 2 निशाना मारा है, पता नहीं। अब तीसरी पैरामीटर में आते हैं जिसको हम कहते हैं नैरेटिव पैरामीटर, कि क्या नैरेटिव बिल्डअप किया गया है। देखिए 2020 का जो इलेक्शंस है वो 2016 इलेक्शन से बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2016 के जो इलेक्शन था उसमें ट्रंप अंकल के अपोजिट में कौन खड़े थे, हिलरी मैडम। अब हिलरी आंटी को एक एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट माना जाता था, यानी कि गवर्नमेंट का अंदर का आदमी, गवर्नमेंट का इनसाइडर। और इलेक्शन के 2-3 महीने के पहले ही उनके ऊपर कुछ तो मेल स्कैंडल्स यानी करप्शन के कुछ चार्जेस आए हुए थे, जिससे उनका इमेज और भी थोड़ा डोलमडाल हुआ था। लेकिन फ़िलहाल 2020 का जो इलेक्शन है उसमें नैरेटिव बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें नैरेटिव क्या है, एक नैरेटिव तो ये बनाया जा रहा है कि जो बाइडेन बूढ़े हो गए हैं, वो इनकैपेबल प्रेसिडेंट होंगे टू लीड अमेरिका। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट होंगे तो वो सिर्फ एक कठपुतली वाले प्रेसिडेंट होंगे और अमेरिका को रियल जो चलाएगा वो हैं सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स। ऐसा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो सोशलिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स और एंटीफा उन लोगों के चंगुल में आ चुका है। और ये मैं मानता हूँ ये ज़्यादा बड़ा नैरेटिव है जो इम्पैक्ट कर सकता है यूएस का इलेक्शंस को। तो इससे क्या होता है, वो नेशनलिस्टिक एंगल आ गया है प्ले में। पहले उतना नेशनलिस्टिक एंगल नहीं था, ट्रंप के टाइम में ट्रंप ने थोड़ा नेशनलिस्टिक फर्वर को स्टोक करने की कोशिश किया था, लेकिन इस बार लोगों की तरफ से नेशनलिस्टिक एंगल आ चुका है, बिकॉज दे आर परसीविंग डेमोक्रेटिक पार्टी टू बी इन द ग्रास्प ऑफ सोशलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट एलिमेंट्स। और एक चीज़ भी मद्देनज़र रखने वाली बात है कि अभी जो हाल में 2-3 महीने के अंदर अमेरिका में जो प्रोटेस्ट्स हुए हैं या फिर रायट्स हुए हैं, उसका भी अमेरिकन पब्लिक के माइंड में एक इम्पैक्ट पड़ा है। ये प्रोटेस्ट्स हुए प्रोटेस्ट माइंड में रख के, और अगर सिर्फ प्रोटेस्ट पे ही लिमिटेड रहते तो अमेरिकन पब्लिक इन प्रोटेस्ट के साथ अपना कॉन्डोलेंसेस या फिर अपने आप को अटैच कर पाता। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्या हुए, प्रोटेस्ट के नाम पे वो वायलेंस हो गए, राइट्स हो गए। तो राइट्स होने के बाद बहुत जान माल की नुकसान हुआ, प्राइवेट लोगों का दुकान उकान तोड़े गए, बहुत कुछ हुआ है। तो इससे क्या हुआ, बैकफायर कर गया। कैसे ना, लोगों का उन प्रोटेस्टर के ऊपर से क्या उसको बोलते हैं वर्ड, सौहार्द या जो भी एक
कॉन्डोलेंसेस या फिर एग्री करना उनके व्यू से वो हट गया। लोग चिढ़ गए ये प्रोटेस्टर्स से, क्योंकि जब खुद का देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर खुद सिटीजन्स का ही दुकान उकान तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं वगैरह, तो कैसे कोई उनके बिलीफ्स के साथ वो कर सकता है। और इन प्रोटेस्टर को यही नैरेटिव है कि ये प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट बाइडेन के साथ है, तो इसीलिए बाइडेन का यहाँ पे थोड़ा नाजुक स्थिति हो गया है कि वो क्या करेंगे। वो ओपनली इस प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दें या ओपनली बोलें कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए या जो भी, क्योंकि जो भी करेंगे आगे पीछे कुआं खाई वाला सिचुएशन उनके लिए हो जाएगा। तो ये था नैरेटिव पैरामीटर। अब आते हैं हम फाइनल उसमें जो है ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई भी इलेक्शन में जो ओल्डर पॉपुलेशन होते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन, वो लोग वोटिंग करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं दैन द यंगर पॉपुलेशन, यानी हमारे पॉपुलेशन से। ऐसे माना जाता है कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो लोग इंटरनेट पॉपुलेशन है, यानी वो लोग अपना व्यूज़ और वो लोग ट्विटर और सोशल मीडिया में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो लोग वोटिंग पोल में या फिर वोटिंग लोकेशन में जाके वोट करने में इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। इसलिए कोई भी देश का जो गवर्नमेंट होता है, ऐसे माना जाता है कि बूढ़े लोग ही चुनते हैं, सीनियर सिटीजन ही चुनते हैं, ना कि यंगर सिटीजन। अमेरिका में भी लास्ट टाइम यही हुआ था। और ये भी माना जाता है कि रूरल पॉपुलेशन जो होता है जो भी कंट्री का, वो लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन वोटिंग करने में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं रहता है, वो इतना पैशनेट नहीं रहते हैं। रूरल लोग बाकायदा जाके वोट करके आते हैं। अर्बन लोग वोकल रहते हैं कि वो लोग बोलेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे गलत कर रहा है, वो कर रहा है, वो अपना व्यूज़ और ओपिनियन देंगे। मैं अभी जैसे मेरा व्यूज़ और ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन वोटिंग करते समय वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए ऐसे बोला जाता है कि किसी देश को गाँव के लोग और सीनियर सिटीजन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि देश का सरकार कौन बनाएगा। और एग्जैक्टली अमेरिका में गाँव के लोग और सीनियर सिटीजन का ओवरवेलमिंग सपोर्ट है ट्रंप के साथ। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। तो ये जो 5 मेरे फैक्टर्स थे या फिर पैरामीटर्स थे, इनके हिसाब से हमें ये समझने को मिलता है कि ट्रंप का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है इस इलेक्शन में। पैंडेमिक का बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि पैंडेमिक में तो सबको पता है, ऐसे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ट्रंप हैज़ फेल्ड मिजरेबली, बट सबको पता है ये पूरा वर्ल्ड का वाट लगा हुआ है। अब हम आते हैं उन चीज़ों पे जो ट्रंप को मुश्किल कर सकता है इलेक्शन में। तो मेरे हिसाब से 2 बातें हैं जो ट्रंप के डिसएडवांटेज हैं। वो क्या है? फर्स्ट बात ये है फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो, ये बात सबको पता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स का फॉरेन पॉलिसी, तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे गिरा है। स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूँगा, उसका रेस्पेक्ट नीचे गिरा है। अमेरिका के जो पहले जितने भी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स थे, पार्टनर्स थे, उनका इक्वेशन अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि ट्रंप भाई साहब ने सबके साथ एक खुला एनिमिटी टाइप का वो कर दिया है डिक्लेरेशन कि अगर तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बीच में मेरे कंट्री का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे कंट्री के साथ रिलेशन क्यों रखूं। ट्रंप अपनी जगह में पूरा सही है, लेकिन डिप्लोमेसी में थोड़ा बहुत लेन देन चलता रहता है, सैक्रिफाइसेस होता रहता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी उनके टाइम पे थोड़ा गिरा है। जो भी फ्रेंडली नेशंस हैं अमेरिका के, वो भी अभी उनका क्या उसको बोलेंगे, रिलेशंस का डायनामिक्स थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको एनालाइज करें, फॉर एन एवरेज अमेरिकन, उसको क्या लेना देना कि फॉरेन पॉलिसी का अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी कैसा है क्या नहीं है। उसको तो हमारे इंडियन एवरेज सिटीजन के जैसे ही एक एवरेज अमेरिकन सिटीजन को यही चाहिए कि दाल चावल सस्ता है कि नहीं, जॉब्स मेरे हैं या चले गए, घर का रेंट में आखिरी में नेक्स्ट महीने का घर का रेंट दे पाऊँगा या नहीं, वो सब से उसको लेना देना है। उसको क्या लेना देना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है। और ये जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, उसके बेसिस पे तो ट्रंप का प्रेसिडेंसी बहुत अच्छा रहा है। तो ये जो मैं फॉरेन पॉलिसी बोला,
उसके बारे में मैंने ये बोला कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन अगेन मुझे दिखता है कि ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम जिस पे मैं आना चाहता था, जो बन सकती है प्रॉब्लम ट्रंप के री-इलेक्शन बिड में, वो है खुद ट्रंप। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? देखिए, ट्रंप का जो पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा एसेंट्रिक पर्सनैलिटी माना जाता है। वो जो भी मन में आए बोल देते हैं, जो भी मन में आए लिख देते हैं। उनका आप ट्विटर चेक करेंगे तो बहुत समय ऐसे लगेगा कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्वीट नहीं कर रहा है, बल्कि एक एवरेज अमेरिकन ट्वीट कर रहा है। तो उनके ट्वीट्स और स्पीचेस कभी कभी वो शोभा नहीं देता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का। और ये चीज़ से बहुत सारे अमेरिकन्स नाखुश भी हैं, इरिटेटेड हो गए हैं काइंड ऑफ, क्योंकि उनके ट्वीट्स में और उनके क्या बोलते हैं स्पीचेस में कभी कभी एरोगेंस का झलक आता है। और ये सब कभी भी अमेरिकन लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर से उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे, जो ट्रंप के ऑलरेडी जो सपोर्टर्स हैं उनको ट्रंप का ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ऑलरेडी पता है। वो लोग जानते हैं कि ट्रंप अंकल थोड़े से सरफिरे हैं, और वो इस बात से टोटली खुश नहीं बोलूँगा तो भी वो टोटली ओके हैं कि यार मैं उनका वो क्या बोल रहे हैं या फिर क्या लिख रहे हैं उससे मैं उनका परफॉर्मेंस को एनालाइज़ नहीं करूँगा। वो कैसे काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही मैं उनका परफॉर्मेंस एनालाइज़ करूँगा। और उन्होंने काम ठीक ठाक किया है। अमेरिकन वोटर्स का, जो ट्रंप के वोटर्स हैं, उनके माइंड में अब यही फंडा है। तो ये दो थे नेगेटिव पॉइंट्स जिनको फिर से मुझे लगता है कि नेगेटिव पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप के फेवर में एक्ट कर सकते हैं। तो मेरे इस एनालिसिस के एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ट्रंप इज़ गेटिंग री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम। ओनली ट्रंप हिमसेल्फ, ट्रंप खुद ही अपने आप को हरा सकते हैं, वरना ट्रंप का री इलेक्शन होना तय है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू।